हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आज थर्सडे है, आज भी हमारी क्या है, विज्ञान की क्लास है। और विज्ञान की क्लास में हम रसायन विज्ञान का पार्ट, क्योंकि हमने अपने पूरे टॉपिक्सों को 3 पार्ट्स में बांट रखा है, रसायन विज्ञान और आपके भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कि आपके बायोलॉजी में बांट रखा है। तो इसमें इन सभी में से हम जो केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे थे, वो केमिस्ट्री में सबसे जो लेंथी चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है। उसके बाद धातु और अधातु आपको आराम से अच्छे से समझ में आ जाएंगे जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। इस चैप्टर की पदार्थ एवं परमाणु की संरचना हम पढ़ रहे हैं, और पदार्थ एवं परमाणु की संरचना के हम 7 क्लासेस बना चुके हैं। आज हमारी 8वीं क्लास है ये इसकी, इस चैप्टर की। और इस चैप्टर में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस कर चुके थे। कुछ टॉपिक्स और इम्पोर्टेंस रह गए हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। जैसे कि अभी हमारा अम्ल क्षार वाला रह गया है, और रासायनिक तत्व। तो बताइए, अगर मैंने पुरानी क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगी। आप सभी क्लासेस को पहले देखिए, तब आप इन चीजों को समझ पाएंगे कि मैं आज की क्लास में क्या पढ़ा रही हूँ। और आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? क्योंकि आप बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन कि कब क्लास डलती है और कब क्लासेस होती हैं और कौन कौन सी क्लासेस, तो ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन से, जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि आज क्लास डल रही है। जो भी सारी क्लासेस आपको पता चल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में भी जाके क्लासेस को सर्च कर सकते हैं। जो भी सारी क्लासेस हैं वो नाम वाइज और टॉपिक वाइज डली हुई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चैप्टर्स जो हैं, हमारी जो पेपर परीक्षाएं हैं विज्ञान की, वो मैंने सारे उस टॉपिकों से रिलेटेड डाली हैं। और साथ ही हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि नवोदय में आपका विज्ञान से अगर क्लास 9th के एडमिशन के लिए नवोदय का जो पेपर होता है, और या सैनिक स्कूल का, या अटल आवासीय विद्यालय का, या एनएमएमएस, जो भी छात्रवृत्ति की जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, उन सभी में ये विज्ञान बहुत काम देगी। क्योंकि हम उसी हिसाब से पूरा जनरल साइंस को लेके पढ़ रहे हैं। पूरा 6 to 10th लेवल तक का पूरा डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, पूरा उसको पढ़ रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं और भी क्लासेस के, और आप मेरे साथ इसमें क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसका जवाब दूंगी। मैं कुछ लाइव क्लासेस भी लेती हूँ, तो लाइव क्लासेस का भी आपको लिंक तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, आगे हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और टॉपिक में मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सूत्र लिखा चुकी थी, मैं आपको संयोजकता बता चुकी थी। तो मैंने आपको कुछ टॉपिक दिए थे और मैं उसी टॉपिक पे थोड़ा डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मेरे को कमेंट नहीं आए। कई बच्चों ने प्रयास नहीं किया शायद, पर लेकिन प्रयास कीजिए बच्चों, क्योंकि देखिए ये पहचानने में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे कि किसमें कितनी संयोजकता है, कितनी उसकी संयोजकता के साथ साथ आपको सूत्र बनाने में भी मदद करेंगी। क्योंकि अगर कोई सूत्र आता है तो आप जैसे बोल दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप उससे मतलब इतना मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे कि ये क्या दे दिया भाई। तो आपको पता रहेगा इसका सूत्र क्या है, क्योंकि आप आवर्त सारणी से आपने क्या किए हैं, तत्व याद किए हैं, और साथ ही साथ आपने इसका सूत्र बनाना भी सीखा है, क्योंकि मैंने इसमें सिखाया है पिछली क्लासेस में। तो कैसे बनेगा इसका सूत्र? तो कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है CO3, और कैल्शियम का सूत्र होता है Ca। क्योंकि मैं CO3 बता चुकी थी, कुछ समूह के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी थी कि ये देखिए, ये जैसे ये है। और इसको क्या बोलते हैं? CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। इसकी संयोजकता +2 सल्फेट, ये सल्फेट है। और सल्फेट, इसकी संयोजकता भी क्या है? -2। और NO3 नाइट्रेट, और हाइड्रोक्साइड OH-, और अमोनिया, अमोनिया भी बता चुकी थी कि अमोनिया NH3। अब ये हम आगे इसी के बारे में हम करेंगे कि इनका सूत्र क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका सूत्र लिख के दिखा रही हूँ, वरना हम नए पेज पे स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ इसको मिटा देती हूँ, क्योंकि मैं इनके बारे में बता चुकी थी कि किसकी कितनी कितनी संयोजकताएं हैं। तो इसीलिए चांदी और इनकी प्लेटिनम की, गोल्ड की, इनके बारे में बता चुकी थी। और Ag की संयोजकता भी आपको बता दी थी मैंने, +1। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम की होती है
+2 और CO3 की होती है -2। तो सूत्र क्या बनेगा, आप भी जानते हैं, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, एक एक रह जाएगा, इसका एक इधर, तो सूत्र बनेगा CaCO3। तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो सोडियम में होता है प्लस, मतलब +1 होता है, और नाइट्रेट का होता है NO3। और NO3 में भी मैं आपको बता चुकी थी इससे पहले कि कितना सूत्र होता है। अगर आपको इसमें, तो ये यहाँ पे आपको NO3 का मैंने -1 बताया था, तो ये +1 है और इसका -1 है, और ये इस तरीके से ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो वही आपको पता है, 1 1 तो लिखने की ऐसी जरूरत नहीं होती है, तो ये बन जाएगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, आप एक बात बताइए, हाइड्रोजन सल्फेट की बात करें तो हाइड्रोजन और सल्फेट, इसको देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, तो हाइड्रोजन सल्फेट की तो ये है, जैसे मैं यहाँ पे इससे अलग पेन से लिख देती हूँ जिससे आपको पता रहेगा, इसकी होती है +1 और इसकी होती है -2। अब ये -2 इधर आएगा और ये +1 इधर आएगा, तो क्या सूत्र बनेगा आपका, H2SO4। क्या बनेगा, H2SO4। तो बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जिंक क्लोराइड, अब इसमें भी मैंने आपसे संयोजकता पूछी थी। जिंक क्लोराइड कैसे बोलेंगे इसको, क्योंकि आपको पता है जिंक, और पीछे लगने का मैंने मतलब बताया था, ये अधातु है, आइड लग जाता है। क्या लग जाता है, आइड, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ग्रहण करने का कार्य करते हैं, इसलिए आइड लगता है। और इसका जिंक क्लोराइड, इसका सूत्र का नाम क्या होगा, जिंक क्लोराइड। अब ये बना कैसे, अब मैंने पूछा था इसमें कि कितनी कितनी संयोजकता होती है, तो जिंक की होती है, आप खुद अभी बता देंगे, देखो यहाँ पे Cl2 लिखा है, 2 लिखा है यहाँ पे, तो ये 2 इधर आ जाएगा, इसकी संयोजकता बनाएगा, और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे क्या है, 1। अब आपको पता है कि आगे लगेगी धातु, तो धातु तो हमेशा क्या होती है, प्लस होती है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करती है। और क्लोरीन का क्या काम होता है, भाई वो अधातु है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, इसलिए इनकी संयोजकताएं ये होंगी। आपको बताइए, ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब मैं आपको इसके आगे के दो और इनको भी बता देती हूँ। HCl की बात करें तो HCl में भी आपको साफ साफ दिख रहा है, ये माइनस है, ये प्लस है, क्योंकि कोई भी इन पे लिखा हुआ नहीं है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, एक एक है, इनकी संयोजकता कितनी है, एक एक। बात करें AgNO3 की, तो AgNO3 वही सेम, Ag की कितनी संयोजकता है, यहाँ पे Ag प्लस में है और NO3 क्या है, माइनस में है, यानी इनकी संयोजकता एक एक होती है। अगर BaSO4 की बात करें, अब आप BaSO4 यानी कि इसको बेरियम, Ba को बोलते हैं बेरियम, और मैंने आपने पहले देखा होगा, पहली क्लासेस में भी आप देख सकते हैं, बेरियम की बताई थी मैंने, +2 होती है। बेरियम की कितनी होती है, +2, क्योंकि बेरियम जो होता है ना वो बच्चों, वो आता है बेरिलियम की लाइन में, यानी कि आप उसको याद करने के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोई, जैसे मैं इसमें आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए, तो ये वाली जो लाइन है बेरियम, ये Be, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और ये बेरियम Ba, तो इनकी संयोजकताएं जो है मैंने कॉमनली एक बताई थी कि कॉमनली आप इसकी +2 है, कितनी है, +2। तो बताइए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, संयोजकता। तो ये +2, और तो क्या होगा यहाँ पे, Ba होगा +2, और SO4 क्या होगा, -2। तो बताइए, ये चीज समझ में आ गया होगा आपको कि इसकी संयोजकता माइनस में है 2, मतलब इसकी संयोजकता 2 है। संयोजकता 2 है, पर कैसी संयोजकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, यानी सल्फेट की संयोजकता कैसी है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की है, इसलिए हमने माइनस चिन्ह लगाया है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उस पर क्या हो जाएगी, आप को पता है कि अगर बात करें कि प्लस माइनस यानी कैसे आते हैं, जैसे ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेती हूँ मैं। अब इसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जैसे ये त्याग दे, तो आप एक बात बताइए, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया है, तो इस पर पहले इलेक्ट्रॉन क्या थे, ये एक मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, कमी हो गई, तो प्लस का मान क्या हो गया, बढ़ गया, यानी प्रोटॉन का मान क्या हो गया, बढ़ गया। पहले प्रोटॉन का मान भी क्या था, 2 था,
इलेक्ट्रॉन का मान भी क्या था, 2 था। था कि नहीं? इसमें आप देखें अगर गौर से, तो क्या था, इसका मान यही था कि प्रोटॉन का मान भी क्या था, इसमें अगर इसमें भी आप बताएं तो प्रोटॉन का मान क्या था, 2 था, और इलेक्ट्रॉन का मान भी क्या था, 2 था। पर लेकिन अब वाले केस में क्या है, आप ही बताइए। अब वाले केस में यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया है। तो अब वाले केस में प्रोटॉन का मान, यानी इसमें प्रोटॉन का मान क्या रहेगा, 2, और इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो जाएगा, 1। तो यानी अब मान किसका बढ़ गया, प्लस का मान बढ़ गया, यानी प्रोटॉन का मान बढ़ गया। तो वो प्लस का मान बढ़ने की वजह से इस पे जो आवेश होता है, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, प्लस का। अब जैसे बात करें इलेक्ट्रॉन, अब ये तो बात करी मैंने किसकी, इलेक्ट्रॉन की, क्या है, त्यागने की। अगर बात करूं मैं जैसे इसमें, तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक और इलेक्ट्रॉन, और एक और बना लेते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो ये क्या है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आप खुद बताइए। ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया है। अब आप बताइए, पहले इसका क्या था, ये था P प्लस का बराबर 2 था, और इलेक्ट्रॉन का ये 2 था। अब क्या हुआ है कि P प्लस बराबर 2 तो था ही, 2 तो है ही, पर लेकिन इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो गया, 3 हो गया। यानी P प्लस यानी प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया भाई, 3 हो गया मान, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 3 हो गए, तो इसका मतलब माइनस की जो विद्युत मतलब सॉरी, जो प्रभाव है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव है, वो ज्यादा हो जाएगा नाभिक से। तो यानी उसके प्लस से, यानी उसके नाभिक क्या है, प्लस ही है, तो फिर वो उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा मान हो जाएगा। इसी वजह से इस पर आवेश क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ऋणायन का आवेश आ जाएगा, और इस पे प्लस का आवेश। तो बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्लस और माइनस चिन्ह हम क्यों लगाते हैं, क्यों आता है, क्यों वो क्यों मतलब नेगेटिव हो जाता है कोई तत्व, कोई पॉजिटिव, तो वो इसी वजह से होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से उस पे प्लस की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यानी प्रोटॉन क्या है, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा वैसे ज्यादा नहीं हो रहा है, प्रोटॉन बदल नहीं रहा है, पर इलेक्ट्रॉन के कम होने और बढ़ने से ही किसका प्रभाव बढ़ रहा है, माइनस का प्रभाव। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो माइनस का प्रभाव बढ़ रहा है, ऋणता का। और अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो किसका प्रभाव बढ़ रहा है, प्लस का, यानी धन आवेश का प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको समझाया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं अब आगे हमारी नेक्स्ट क्लास, तो देखिए, इसको मैं मिटा देती हूँ जिससे आपको नेक्स्ट मैं समझाऊं। आज जो देखिए, ये तो हमारा टॉपिक था संयोजकता के, इसमें मैं कुछ चीजें आपको इसमें बताने वाली हूँ कि मैंने आपको बताया था कि परमाणु जो होते हैं वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और ये जो मैंने आपको तत्व बताए, ये सभी तत्वों को आपको क्या है, याद करना है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंस क्या है तत्व, मैं कुछ आपको लिखा देती हूँ। वैसे आप एक छोटी सी टेबल्स को क्या है, आप क्या कर लेना, लर्न कर लेना। कुछ तत्वों के नाम मैं यहाँ पे बता देती हूँ जो कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। अगर सूत्र की बात करें तो आपको सूत्रों का ध्यान रखना है। अगर जैसे ग्लूकोज का सूत्र आता है, ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। ग्लूकोज क्या है, ये कोई धातु या वो नहीं है, ये एक समूह है, और ग्रुप बताएंगे, यानी यौगिक है ये एक यौगिक। और यौगिक कैसे है, तो C6H12O6, उसमें मैंने आपको बताया था। आपको सुक्रोज का याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है, पेपर में आ चुका है सुक्रोज का सूत्र। तो आपको सुक्रोज के सूत्र पे क्या करना है, गौर करना है। मैं और भी कुछ आपको लिखा दूंगी जो सूत्र आपके इसमें पूछेंगे। तो C12H22O11, ये आपको क्या है, याद रखना है, सुक्रोज का सूत्र। और भी कुछ सूत्र मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे कि इसमें बेकिंग सोडा का सूत्र आपसे पूछा जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सूत्री भी लिख देती हूँ, फिर उसका नाम बताती हूँ। इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। और इसमें आपके NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ये भी सूत्र पूछा जा चुका है पहले, बेकिंग पाउडर। और ये बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग के काम में आते हैं। और इसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, इसको खाने वाला सोडा।
क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है, ये बेकिंग पाउडर के सूत्र से भी पूछ लिया जाएगा या खाने वाले सोडे का सूत्र से भी आपको पूछ लिया जाएगा। तो ये सोडियम बाई क्लोरा कार्बोनेट बोलते हैं इसको, सोडियम। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो यही है, रासायनिक नाम यही है कि सोडियम बाई कार्बोनेट। ये ठीक है, आपको सोडियम बाई कार्बोनेट के से इसी का ही दूसरा इसमें Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट। और ये जो है वॉश करने के लिए इसको धावन सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वॉशिंग सोडा है यानी धावन सोडा है, तो ये आपको इससे समझ में आ गया होगा। और भी सूत्र होते हैं, जैसे कि हमारा CH3, इसमें अभी मैं यहाँ बता देती हूँ, CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल, ये अम्ल में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये इसमें आपको एसिटिक का सूत्र है, ये एसिटिक अम्ल का। तो ये भी आ चुका है पेपर में, इसके बारे में भी हम बताएंगे। H2SO4 के बारे में मैं बता चुकी हूँ, इसको गंधक का अम्ल बोलते हैं। ये अभी अम्ल के बारे में हमारी बात आएगी तब भी वहां पे मैं आपको समझाऊंगी। इसमें और भी सूत्र जो हैं वो समझाएंगे हम। यानी कि जब आपको देखिए, जैसे कि अगर CH4 की बात की जाए, मैं मेथेन के बारे में बता चुकी थी, तो ये इसको मेथेन बोलते हैं, इसको मार्श गैस भी बोलते हैं। ऐसे में कई सारे सूत्र आपको बताऊंगी क्योंकि ये पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं। तो अभी हम थोड़ा और आगे देखते हैं। ये मैंने आपको सूत्र बता दिए हैं, कुछ सूत्र। और आप यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ी सी ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि बेटा इसको भी समझना बहुत जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया से कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पुटअप हो जाते हैं। तो देखिए, अगर अभिक्रिया की बात करें तो दो प्रकार की होती है, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। अगर भौतिक अभिक्रिया की बात करें, क्योंकि मैं हम यहाँ पे एक टॉपिक और पढ़ेंगे परिवर्तन के, उसमें मैं आपको छोटे, उसमें बहुत जल्दी वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, पर मैं यहाँ पे आपको भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में यही समझा देती हूँ, जिससे आपको वहां पे भी ये चीज में मदद मिलेगी कि क्या कहते हैं क्या नहीं, क्योंकि आप ये पुरानी क्लासेस में समझ चुके होंगे तो वहां पे इजी हो जाएगा। देखो, भौतिक अभिक्रिया जो होती है, उसमें क्या होता है कि पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि पदार्थ के इसमें भौतिक गुण बदलते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं। अभी अब मैं समझाऊंगी कि भौतिक गुण क्या हो जाते हैं, तो ये बदल जाते हैं। इसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, और भौतिक का मतलब होता है बाहरी रूप, बाहर से बदल जाना। रासायनिक गुण वो होते हैं जो अंदर से होते हैं, तो इसमें पदार्थ के क्या होते हैं, रासायनिक गुण बदल जाते हैं। रासायनिक गुण बदल जाते हैं। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। थोड़ा मैं स्पीडली लिख रही हूँ इसलिए, क्योंकि आपको समझा रही हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो भौतिक गुण की अगर बात करें यहाँ पे कि भौतिक गुण क्या है, तो भौतिक गुण जो है वो आपका क्या हो सकता है, आपका अवस्था हो सकती है, जैसे कि पानी है, बर्फ में था फिर द्रव में बदल गया, अवस्था हो सकती है। या घनत्व हो सकता है, घनत्व बदल जाता है, बर्फ का घनत्व अलग होता है, पानी का घनत्व अलग होता है। उसका ताप बदल सकता है, बाहरी रूप से जो ताप है वो बदल सकता है। पहले जैसे हम बल्ब का लें, बल्ब हम क्या करते हैं, आधा घंटा, जैसे बल्ब शुरुआत में छुआ ठंडा होता है, आधा घंटा उसको जलाते हैं बल्ब को, तो वो क्या हो जाता है, उसके बाद उसको छुए तो वो गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्म। अब उसको आधा घंटा फिर ठंडा होने के लिए रख दीजिए, मतलब रखने के बंद कर दीजिए, स्विच बंद कर दीजिए। स्विच बंद करते ही बल्ब को आधा घंटा रहने दीजिए, उसके बाद उसको टच करिए बल्ब को, तो आपको पता चलेगा कि वो ठंडा हो गया, वो दोबारा से क्या, पर बल्ब बल्ब ही रहा, यानी उसका केवल ताप बदला, बाहरी रूप से क्या बदला, ताप। बल्ब बल्ब ही रहा। ये आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा। तो अवस्था बदल जाती है, घनत्व बदल जाता है, ताप बदल जाता है, कभी कभी वस्तु का क्या है, रंग भी बदल जाता है। तो बाहरी रूप से अगर रंग बदला है तो बाहरी रूप से रंग बदल जाता है, अंदर से यानी अंदर से कोई बदलाव नहीं होगा भौतिक परिवर्तन में। तो जो मूल पदार्थ है, वो मूल पदार्थ का जो अंदर का रूप है, यानी कि उसका बोला जाए मूल पदार्थ का जो मूल संगठन है, यानी अंदर का जो संगठन है, यानी सूत्र जो है वो कैसा रहता है, बना रहता है।
तो मूल संगठन क्या रहता है, बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात आ गई होगी आपको समझ में। तो मूल पदार्थ क्या है, ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि मूल पदार्थ वही रहता है, यानी मूल पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। मैं अभी आपको एक उदाहरण से समझाऊंगी। किया जा सकता है। और और इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं मिलता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। तो बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। पर लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की बात करें हम, जैसे तो रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे मैं अभी इसको उदाहरण से समझाऊंगी, दोनों को आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अभी रासायनिक अभिक्रिया में इससे क्या होता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है। इसमें जो मूल पदार्थ का जो होता है, जो मूल पदार्थ का जो संगठन होता है वो बदल जाता है। इसमें क्या होता है, मूल पदार्थ का संगठन बदल जाता है, बदल जाता है। और इसमें नया पदार्थ बन जाता है, मतलब अब पूरा संगठन अगर बदल गया तो इसमें क्या होगा, नया पदार्थ प्राप्त होगा। अगर हम बात करें, जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको, उदाहरण से, तो उदाहरण के लिए इसमें जैसे बात करें तो नया पदार्थ की, तो जैसे कि बर्फ, बर्फ को आप क्या है सामान्य ताप पे रख दें, कमरे के ताप पे रख दें, तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगा, यानी पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पानी। यानी मैं इसको, बर्फ क्या है, ठोस अवस्था, उसकी ठोस अवस्था है बर्फ, और ये पानी में बदल गया, यानी द्रव अवस्था में आ गया। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप ही समझ रहे हैं कि बर्फ का भी सूत्र कितना होता है, H2O, यानी उसका जो संगठन है, मूल संगठन है उस पदार्थ का, वो H2O है। सूत्र क्या है, H2O। और पानी का भी सूत्र क्या होता है, H2O। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई। यानी उसका बर्फ का भी सूत्र यही है, H2O, और पानी का सूत्र भी H2O। पर नया पदार्थ इसमें रासायनिक अभिक्रिया में देखें तो नया पदार्थ प्राप्त होता है, यानी संगठन ही बदल जाता है। जैसे दूध है, अब दूध में आपने सजा डाला रात में, और वो सुबह क्या बन जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है, दही में। तो यानी कि इसमें क्या होता है, देखो ये इसमें क्या मैंने बताया था आपको, मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। इसमें मूल पदार्थ का संगठन ही बदल गया, तो मूल पदार्थ प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आप इसको प्राप्त ही नहीं कर सकते मूल पदार्थ को। तो दूध जब एक बार दही बन गया, तो आप दही से दोबारा से नहीं कह सकते बच्चे के चलो दूध बन जाओ। समझ में आ रहा है आपको। तो दही से थोड़ी ना कहेंगे कि आप पुनः क्या है, दूध बन जाओ। इसीलिए क्या है, इसमें पूरा का पूरा संगठन बदल जाता है, उसका मूल रूप ही बदल जाता है। अब जैसे लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर क्या लग गई है, जंग लग गई है, और जंग युक्त जो लोहा होता है वो बदल जाता है। अब आप कितना भी उसको सही करने की कोशिश करें, नहीं होगा। वो एक बार जंग लग गई जिस जगह पर, वो जंग लग गया लोहा, तो उसका क्या बदल गया, उसका संगठन ही बदल गया, उसका सूत्र ही पूरा क्या है, बदल गया। जैसे लोहे की कील है, और वो एफी है। लोहे की कील, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जैसे कि उदाहरण यहाँ पे थोड़ा सा इधर समझाती हूँ। लोहे की कील है, और उसको क्या है, आपने उसमें डाला कॉपर सल्फेट, यानी कि नीला रंग का होता है, नीला तोता बोलते हैं, कॉपर सल्फेट में डाला आपने, नीले रंग के उसमें। और इसमें डालते ही क्या हो जाता है, जो लोहे की कील है उस पर सल्फेट चढ़ जाता है, यानी सल्फेट, ये सल्फेट आ जाता है एकदम, उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। जो लोहे का जो नई नई कील है, आप भी जानते हो, जो नई 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 जो कील लेके आते हैं उसका कलर अलग ही होता है, और जैसे ही उस पे जंग लग जाती है वो काली काली और थोड़ी लाल लाल सी बुरी सी हो जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि उसका पूरा क्या है, लोहे पर सल्फेट आ जाता है, तो वो एकदम ग्रीनिश सी और जंग टाइप की हो जाती है, तो जंग सी लग जाती है। अब आप इससे बोलें कि ये दोबारा इस तरीके से हो जाए, तो ऐसा नहीं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पे जिंक का लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है, जिंक का, लोहे को जंग से बचाने के लिए। पर लेकिन ये है कि आप अभी कहें कि पुनः आप वही लोहा प्राप्त हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोहे पे जो जंग लग गया लोहा जिस पर, वो क्या है, उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि उसका पूरा रासायनिक गुण बदल गए, उसके क्या बदल गए, पदार्थ के रासायनिक गुण। तो बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। नेक्स्ट हम रासायनिक अभिक्रिया ही पढ़ रहे थे।
अब हम रासायनिक अभिक्रियाएं कितने कितने प्रकार की होती है ये समझेंगे, क्योंकि भौतिक अभिक्रियाएं तो ये है कि आप इसका भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण यानी अवस्था बदल जाना, पदार्थ का रंग बदल जाना, ताप बदल जाना, तो वही लगभग क्या होती है, सेम सी होती है। पर रासायनिक अभिक्रियाएं थोड़ी अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर रासायनिक अभिक्रिया के हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, बात करें रासायनिक अभिक्रिया में, तो जैसे सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, और मैं यहीं पे तथा वियोजन अभिक्रिया, यानी मैं दोनों की एक साथ समझाने वाली हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। अब बात करें संयोजन की और वियोजन की अभिक्रिया की, तो ये संयोजन और वियोजन जो है वो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। संयोजन माने होता है जुड़ना, और वियोजन माने क्या होता है, अलग होना। तो यानी कि ये जो संयोजन है इसको योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं, यानी योग हो गया भाई, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक, ठीक है। और ये है वियोगात्मक, वियोग हो गया है यानी अलग होना, वियोगात्मक अभिक्रिया। तो यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया में योग होता है और वियोजन में क्या होता है, वियोग होता है, टूटते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, दो इसकी आपको छोटी सी बस इतनी सी ध्यान रखनी है, बात करते हैं अभी। पहले समझाने से पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, एक रासायनिक अभिक्रिया लिखती हूँ मैं आपके सामने, क्योंकि अभी हम धातु और अधातु भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको ये समझना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है, ये एक मैं अभिक्रिया लिख रही हूँ, मैग्नीशियम, और मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम एक धातु है, और मैंने इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, आप भी जानते हो कोई वस्तु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होगी, जलेगी, जलती है, तो ये जलेगा, धातु क्या है, ये मैग्नीशियम का रिबन जल जाएगा, इसका दहन हो जाएगा और MgO बनेगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी धातु, देख लीजिए आप खुद ही, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि धातु ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाया, क्या बनाया, ऑक्साइड। आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ऑक्साइड बनाया, ये मैग्नीशियम है। आपको यही चीज थोड़ा सा समझना है कि जब आपको तत्व याद हो गए तो ये आपके लिए इजी हो जाता है पहचानना कि इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसलिए तत्वों का याद होना बहुत जरूरी है। तो ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब थोड़ा सा क्या है, अगर हम देखें तो ये चीजें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ये वाली जो साइड है, इस साइड पे ये वाले जो है ये अभिकारक हैं, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, अभिकारक। और यही अभिकारक क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, या तो ये जुड़ रहे हैं या टूटेंगे, जो भी है, तो ये अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, और इनसे ही प्रोडक्ट बन रहा है, यानी उत्पाद बन रहा है। यानी ये जो इस साइड में है, यानी कि ये वाला भाग क्या है, उत्पाद का है, ये उत्पाद का है। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये कौन सी तरफ हो जाएगी, अगर रासायनिक अभिक्रिया से बात करें, अगर मैं अपने हाथ से बात करूं तो ये वाली तरफ जो दाई दिख रही है, पर लेकिन अगर हम पेज की तरफ से और उससे बात करें तो ये वाली जो साइड है वो बाईं तरफ है, और ये कौन सी वाली साइड है, दाईं तरफ। भाई ये दाईं तरफ है और ये क्या है, बाईं तरफ है। तो ये बाईं तरफ पे लिखा हुआ क्या है, उत्पाद है, और ये क्या है, अभिकारक। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, अब आपको समझ में आ गया होगा, अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं, और उन्हें हम एक तीर के द्वारा क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि ये अभिकारक किसमें बदल गए, उत्पाद में। तो हमने ये जो चीज लिखी है, यानी लिखना, इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र बोलते हैं। यानी हमने ये रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र में लिखा कि इधर अभिकारक आएंगे, इधर उत्पाद आएंगे। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र है कि इधर अभिकारक आएंगे दाईं तरफ, और इधर क्या आएंगे, उत्पाद आएंगे, और इन दोनों को हमें अलग किससे करना है, तीर से करना है, तीर चिन्ह से। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं और वो किस में बदलते हैं, उत्पाद में। तो अब मैं अगर इधर साइड वाले को मैं अगर अभिकारक बोलूं तो आप समझ जाओगे कि अभिकारक क्या है, ये अभिकारक है, ये यानी कि ये मतलब रिएक्ट करेंगे, क्रिया करेंगे, और क्रिया करने के बाद ये प्रोडक्ट में बदलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये Mg है, ये O2 है, और O2 है पर यहाँ पे नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक भाग लेते हैं, जितने अभिकारक में परमाणु भाग लेते हैं, समझ रहे हैं,
अभिकारक परमाणु भाग लेते हैं, जितना रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक परमाणु भाग लेते हैं उतने ही उत्पाद में प्राप्त होते हैं, उतने ही उत्पाद में क्या है, प्राप्त होते हैं परमाणु। मैं आपको इसी उदाहरण को अच्छे से समझाती हूँ, जैसे आप इसको समझें। जैसे आपने मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम तत्व की, और ऑक्सीजन, भाई दो ही तो ले रहे हैं इसमें, एक मैग्नीशियम ले रहा है, एक ऑक्सीजन ले रहा है। अब इसकी बात करें कि इसमें कितनी परमाणु की संख्या है mg में, तो आपको ध्यान से, आपको मैंने पूरा ये बताया है कि आप परमाणु कैसे पहचानोगे। परमाणु पहचानने के लिए आपको यही चीज का ध्यान रखना है। कैसे पहचानोगे, ये जो कार्बन के ये 6 दे रखा है, ये इसकी परमाणु की संख्या है, यानी कार्बन में 6 परमाणु है। हाइड्रोजन की बात करें तो कितने परमाणु है, 12। ऑक्सीजन की बात करें तो कितने परमाणु है, 6। तो ये मैंने आपको पहचानना पुरानी क्लासेस में सिखाया है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर उसको देखें। अब देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये मैग्नीशियम में कितने परमाणु है, 1। ऑक्सीजन में कितने परमाणु है, देखिए यहाँ पे ध्यान से 2 दे रखा है, 2 लिखा है, O2 लिखा है, यानी 2। तो अब इसमें बात करें मैग्नीशियम में कितने परमाणु है उत्पाद के, और ऑक्सीजन, भाई यहाँ पे भी वही चीज है, जितने भाग ले रहे हैं उतने ही मिलेंगे। तो मैग्नीशियम में 1, ऑक्सीजन में भी 1। तो ये क्रिया यहाँ संतुलित नहीं है, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ संतुलित नहीं है। यहाँ 2 प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे 1 प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यही आपको यहाँ समझाती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये है O2। ये अब हम यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया क्या करना सीख रहे हैं, संतुलित करना सीख रहे हैं। क्या हमें संतुलित, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप केवल तत्व लिखेंगे पहले, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे अभिकारक, और यहाँ लिखेंगे आप उत्पाद। यानी इसमें कितने परमाणु हैं, अभिकारक में कितने परमाणु हैं इस तत्व के, और उत्पाद में कितने परमाणु हैं इस तत्व के, यानी मैग्नीशियम तत्व के, ऑक्सीजन तत्व के। अब बात करें यहाँ पे तो कैसे, तो मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, 1, और ऑक्सीजन के कितने, 2, और उत्पाद में 1 और 1। तो यानी हमारा संतुलन क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है हमारा संतुलन। अब ऑक्सीजन संतुलन नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी काम करना है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना कि जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करते हैं, देखिए अभी तक हमें क्या ये क्वेश्चन आया नहीं है, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, पर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कभी कभी क्या है, शायद आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, यानी हर चीज आपको सीखनी चाहिए। तो आपको देखिए यहाँ पे कि यहाँ यहाँ आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, यानी आपको कुछ भी सही करना है, अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, अंदर नहीं करना है, यहाँ कुछ भी नहीं लगाना है, जो भी कुछ करना है वो यहाँ करना है। यहाँ आप समझ रहे हैं, आगे करना है, यहाँ 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 कर सकते हैं आप, और कहीं नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके यहाँ पे समझना है आपको। तो आपने जैसे क्या है, आपको सिर्फ जो कुछ करना है आगे करना है, पीछे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपके ये ध्यान से देखें। मैं यहाँ पे आपको क्या है, संयोजन वियोजन बताऊंगी, पर क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको संयोजन वियोजन बताऊं, पर आप यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया क्या करना सीख जाएंगे, संतुलित करना सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और इसमें आप भी जान रहे हैं कि एक जो ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पे मैंने गुणा करके 2 कर दी। क्या कर दिया, 2। आप इसको देख रहे होंगे ध्यान से कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, गुणा करके 2 कर दिया है। तो यानी कि अब इसमें संख्या क्या हो गई, 1 से गुणा होते ही 2 आए, और मुझे ये 2 कहाँ लगाना है, इधर लगा, इधर। अब मेरे 2 लगाते ही क्या हुआ, क्या हुआ आप देखो, इसका जो गुणा होगा वो इससे भी होगा, मैग्नीशियम से भी होगा, क्योंकि आगे लगाया है, और इससे भी होगा। ऑक्सीजन से तो होगा ही गुणा, पर लेकिन मैग्नीशियम का गुणा किससे होगा, सॉरी, इस 2 का गुणा मैग्नीशियम से भी होगा, ऑक्सीजन से तो होगा ही, पर मैग्नीशियम से भी होगा। तो इसलिए देखो मेरे इधर 2 लगाते ही क्या हुआ, इधर मैग्नीशियम के भी 2 हो गए। अब ये क्या हो गए, इनबैलेंस हो गए, बैलेंस में नहीं रहा, देखो है ना, बदल गया, बिल्कुल बैलेंस नहीं रहा। तो क्या होगा, अब यहाँ भी बैलेंस करना है हमें, इधर बैलेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, वही 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये एक अकेला है, तो इसलिए इसी पे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 2। तो आप ध्यान से देखें तो हमारी जो अभिक्रिया है वो कैसी लिखी जाएगी, वो ऐसे लिखी जाएगी, 2 मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू 2 MgO।
तो बताइए, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम के भी कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के भी कितने? 2। और मैग्नीशियम के यहाँ पे भी आप ध्यान देखें तो मैग्नीशियम के भी 2, ऑक्सीजन के भी 2। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई अच्छे से? क्योंकि देखो बच्चों, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसमें और एक दो और उदाहरण बताऊंगी। और आप अगर नहीं समझ में आई है तो मैं इसकी पर्टिकुलर एक क्लास ले लूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगी। तो आप ये समझिए कि मैं रासायनिक अभिक्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, क्योंकि मैं अभिक्रिया पढ़ा रही हूँ। और उसमें धातु और अधातु के भी कुछ अभिक्रियाएं आ जाएंगी, क्योंकि हमारे धातु अधातु का एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जब, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये इससे अगली जो मैं क्लासेस लूंगी विज्ञान की, वो मंडे को होगी, आप जरूर लें। हो सकता है बीच में मुझे और क्लासेस की जरूरत पड़े, क्योंकि हमें सिलेबस 2-2.5 महीने में कंप्लीट करना है विज्ञान का पूरा, और काफी लेंदी चैप्टर है। तो इसलिए मैं जीव विज्ञान की, क्योंकि हमने पार्ट क्या कर रखे हैं आप भी जानते हैं, केमिस्ट्री का पार्ट कर रखा है, जो मैं अभी आपको केमिस्ट्री पार्ट पढ़ा रही हूँ। और उसके बाद मैं बीच में बायोलॉजी वाली भी क्लास स्टार्ट कर दूंगी। इसलिए कह रही हूँ चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको क्लासेस कब आ रही हैं आपको पता चल जाए। तो बताइए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से? ओके। तो आज की क्लास हम थोड़ा यहीं पे लेते हैं। मैं जाते जाते आपको एक दो उदाहरण दे जाती हूँ, जिसको आप क्या है बाद में जरूर करेंगे, करेंगे ना मेरे साथ? मैं आपको एक आध उदाहरण, यानी कि आपको यहाँ पे रिएक्शंस दे जाती हूँ, जिससे क्या है आप रिएक्शंस को करेंगे। मैं एक आध, देखिए मैंने आपके लिए एक आध रिएक्शंस क्या है लिख भी रखी थी, तो मैं एक दो यहाँ दे देती हूँ, और जिसको आप क्या है संतुलित करके लाएंगे। बी, और ये मैं आपको भी संतुलित करना सिखाऊंगी। ये बेरियम क्लोराइड है प्लस, अगर जो संतुलित है वो आप मुझे बता देना, अगर संतुलित नहीं है तो इसे क्या है आपको संतुलित करना है। हाइड्रोजन सल्फेट, और ये बनेगा BaSO4 और HCl। ये हो गई पहली अभिक्रिया, आपको संतुलित करके दिखानी है। दूसरा आपका यहाँ पे HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। तो ये दो मैं दे जाती हूँ, या एक और दे देते हैं, चलो एक और दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाली दे देते हैं। CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मैं जो अभिक्रिया दे रही हूँ वो ग्लूकोज के बनने की अभिक्रिया है। C6H12O6 प्लस O2, और क्या निकल रहा है? जल भी निकल रहा है। तो ये आप भैया आप करके लाएंगे इनको, अभिक्रियाओं को थोड़ा सा संतुलित। ये आपके लिए है होमवर्क, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इनकी संतुलित करके दिखाऊं। एक आध और क्लासेस है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं आपके, क्या बोलते हैं, संयोजन होना, वियोजन होना, और भी क्रियाएं पढ़ेंगे, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये जो मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताऊंगी अभिक्रियाओं के बारे में, क्योंकि ये देखिए कुछ बच्चे ऐसे जो मेरे 8th क्लास के बच्चे ले रहे होंगे क्लास, उनको लग रहा होगा कि ये मैडम संयोजन वियोजन की बात कर रही है, योगात्मक वियोगा। बेटा ये रासायनिक अभिक्रिया के पार्ट है। और आप अटल आवास का भी पेपर दे रहे हैं, या आप और भी नवोदय का पेपर दे रहे हैं, या और भी पेपर दे रहे हैं, तो उसमें है ना कभी कभी अपघटन अभिक्रिया आ जाती है, पूछ लिया जाता है उसमें। और आपकी कुछ अभिक्रियाएं और पूछ ली जाती है, उनका नाम नहीं पूछा जाता, उनका नाम नहीं पूछा जाता है, पर क्या होता है उस अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो टॉपिक्स से रिलेटेड होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये चीजें मैं थोड़ी बहुत बता दूंगी, तो जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा पहचानना। ठीक है, तो ये हम क्लासेस नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए हम यहाँ पे क्लास, आज की हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके बच्चों, ख्याल रखिए अपना, बाय।